हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग उदय सर पे। यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है। क्या है रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद, आज मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर रशिया और यूक्रेन की सेना आखिर आमने सामने क्यों खड़ी है, युद्ध स्तर की स्थिति बन चुकी, आखिर ऐसा क्यों हो गया है, और इसमें अमेरिका अपना इंटरफेयर क्यों कर रहा है। और साथ में ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हिस्ट्री यूक्रेन के बारे में। अगर आप ये यूक्रेन देख पा रहे हो तो ये 9th सेंचुरी में कंप्लीटली ये जो था इंडिपेंडेंट हुआ करता था। कीवियन एम्पायर नाम का, कीवियन रशियन एम्पायर नाम से ये फैला हुआ था। लेकिन 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में कुछ नॉर्दर्न वॉर हुए, जिसमें ये क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया, टूटा चला गया। और जब ये 19th सेंचुरी आई तो 19th सेंचुरी में इसमें और ज्यादा सेपरेशन होने लगे, ये टूटने लगा। इसका कुछ हिस्सा जो था, मेजर हिस्सा जो था, वो रशियन एम्पायर में चला गया और कुछ जो था वो एस्ट्रो-हॉगनर एम्पायर में चला जाता है। लेकिन जब 1922 आता है तो 1922 में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूएसएसआर का हिस्सा बन जाता है। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। आज के समय में, उस समय इसमें टोटल 15 देश हुआ करते थे, लेकिन ये आगे चल करके स्प्लिट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1922 के बाद ये यूएसएसआर का मेंबर बना। 1954 में होता क्या है, इनका नाम है निकिता स्वेच्छा जी। अगर आप इस एरिया को यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग यहाँ पे इस एरिया को देख पा रहे होंगे, आपके सामने आया होगा। हाँ, तो आप ये जो यूक्रेन का ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, तो इस हिस्से में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस एरिया का नाम है क्रीमिया। ये जो आपको देखने को मिला ये है क्रीमिया, और इसका नाम है सी ऑफ अजान। इसका नाम है सी ऑफ अजान, और इसका नाम है ये है ब्लैक सी, यानी काला सागर। अच्छा जी, अब ये जो क्रीमिया है, यूक्रेन को 1954 में यूएसएसआर के बहुत बड़े लीडर, जिनका नाम निकिता स्वेच्छा जी था, इन्होंने इनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया। अब ये जो आपको क्रीमिया देखने को मिल रहा है, ये नेचुरल गैसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, है ना। नेचुरल गैसेस का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता ही है। तो अब हुआ क्या, हम सभी लोग जानते हैं कि 1992 में ये जो आपका यूएसएसआर था, ये कंप्लीटली स्प्लिट हो गया, 15 देशों में स्प्लिट हो गया, और इस तरीके से जो यूक्रेन है ये भी एक बार फिर से आजाद हो गया। अब जब यूक्रेन कंप्लीटली आजाद हो चुका है, तो अब इस तरीके से क्रीमिया जो ये आप देख रहे हो, इस क्रीमिया पे अधिकार भी इसी का है। लेकिन अब क्या हुआ, हाल ही में इस क्रीमिया पे 2014 में, 2014 की अगर मैं बात करूं, 2014 पे इस पे अधिकार कर लिया रशिया ने। रशिया ने कब्जा कर लिया। और इसके बाद अगर आप इसी यूक्रेन का इस वाले हिस्से को देखोगे तो ये है रशियन सेपरेटिस्ट एरिया। देखिए, क्योंकि रशिया का ये एरिया पहले हुआ करता था यूक्रेन, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बॉर्डर पे जो रहते हैं सेपरेटिस्ट एरिया में, तो वो रशिया की बातों को ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वाला एरिया भी इसके कंट्रोल में, रशिया इसको कंट्रोल में लेना चाहता है। अब रशिया कंट्रोल में लेने के लिए क्रीमिया पे अधिकार कर ही लिया है। 2014 में जब से अधिकार किया, तब से यहाँ पे ये अपनी सेना को, सोल्जर्स को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो ये डिस्प्यूट और बढ़ता जा रहा है और इधर वाले एरिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया क्रीमिया का 2014 से। दूसरा क्या है, देखो, यूक्रेन जब से इंडिपेंडेंट हुआ है 1992 से, तब से वह भी सोचता है कि मेरे को अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। इसलिए इसने क्या किया, नाटो ग्रुप। अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे तो ये नाटो में आता है। अगर मैं नाटो की बात बताऊं तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें आप अगर मेंबर देखेंगे तो नाटो में टोटल प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर है। 2 नॉर्थ अमेरिका के मेंबर है, कनाडा और अमेरिका, और 30 मेंबर जो है वो 28 मेंबर जो है वो यूरोप के। टोटल 30 मेंबर जो आते हैं वो नाटो में आता है। अगर कोई भी कंट्री नाटो का मेंबर बन जाता है तो वह कंट्री, सारे 30 देश मिल करके उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वॉर लेवल पे हो। अब रशिया को ये देखा नहीं जा रहा है क्योंकि अमेरिका इसका मेंबर है नाटो का, है ना, और यूक्रेन अगर इसका मेंबर बन जाता है तो इस
तरीके से यहाँ पे अब दबदबा जो होगा अमेरिका का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से रसिया चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने नहीं, लेकिन यूक्रेन अपनी पूरी ताकत लगाए है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, तो उसको एक पावर मिल जाएगी। इस तरीके से वो अपने आप को मजबूत समझने लगेगा और उसका भी थोड़ा सा पावरफुल क्रीमिया के लेकर के अधिकार बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विवाद कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे यूक्रेन और रसिया की सेना बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल आकर के खड़ी हो चुकी है ना। और यहाँ पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख जो है रसिया ने अपने सोल्जर्स को इन बॉर्डर्स पे क्या कर दिया, डिप्लॉयड कर दिया है। तो इस तरीके से ये टेंशन और तेजी से बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर करना क्यों शुरू कर दिया? तो देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहना चाहते हैं कि जो ये रशिया है ये अपनी सुपर पावर को बढ़ाना चाहता है और अपना दबदबा जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज में बढ़ाना चाहता है। इसलिए क्या हुआ, अभी हाल ही में हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। तो विंटर ओलंपिक 4 फरवरी को शुरू हुए थे। अब व्लादिमीर पुतिन रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना गए और चाइना में जाने के बाद क्या हुआ, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से वहां पे इनकी क्या हो गई, मुलाकात हो गई है। अब जो भी गुफ्तगू हुई हो वहां पे वो बात की बात है, लेकिन अब इन दोनों देशों का साथ में आना यहाँ पे ये शो करता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये दोनों लोग अब साथ में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले एरिया में यहाँ पे पावरफुल कौन होने वाला है, इस एरिया में रशिया और चाइना अपनी दोस्ती को बढ़ा करके इधर दबदबा बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। किस तरीके से, यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो और साथ में यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट, मतलब ये पूरा इधर हो गया, मतलब ये वेस्टर्न इधर हो गया, और साथ में अगर आप इधर देखेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं हद तक रशिया का सहयोग करने के लिए आ गया। तो इस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बात चल रही है वो इस तरीके से, क्योंकि दुनिया जो है वो 2 ग्रुप में बंटने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर होने का मतलब है कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है, केवल और केवल नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है तो वो होता है आम नागरिक का। आपका क्या विचार है इस डिस्प्यूट के बारे में? मैंने आपको जैसा कि बताया, क्रीमिया को लेकर के सबसे बड़ा डिस्प्यूट, दूसरा यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनता जा रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट का मतलब रशिया समझता है कि इधर हमारा दबदबा जो है वो यूक्रेन के ऊपर कम हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आओगा। लेकिन अगर ये काम कर देता है रशिया यूक्रेन पे, तो इस तरीके से कल को चाइना जो है वो ताइवान पे भी अपना कब्जा जताना शुरू कर देगा। क्यों जमाना शुरू कर देगा? क्योंकि ताइवान को जो है वो अपना ही मानता है, और ताइवान खुद को अपना एक अलग कंट्री मानता है ना। तो इस तरीके से अगर ये विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए तो कल को ये चाइना ताइवान पे भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके इस के बारे में बताइएगा, और आपको एक्सप्लेनेशन ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे कम होता है या ज्यादा होता है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस आगे जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेंगे हम लोग वो करते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।